पाकिस्तान, बांग्लादेश और अंदर के लोग कहीं ऐसा तो नहीं एक नई खिचड़ी पकड़ी हो। सेकंड वर्ल्ड वार इसलिए हुआ क्योंकि हिटलर को समुद्र चाहिए था। उसने कहा कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार इसलिए हारे क्योंकि हम लैंडलॉक हैं। समुद्री खनन हमने कब किया था पिछली बार? समुद्री खनन किया था जब हमने समुद्र मंथन किया था। मुस्लिम आक्रांता है, ये सबसे पहले हथियार विक्रेता हुआ करते थे। ये हथियार बेचने भारत में आते थे, तलवारें अच्छी बनाते थे, कुछ और बनाते थे, कटारें बनाते थे, ये भारत में बेचने आते थे। धीरे धीरे इन्होंने भारत को समझ लिया, हमारी डिफेंस को समझ लिया और धीरे से वो आक्रांता बाद में घुसने लगे। कि कीनिया में एयरपोर्ट ले लिया अडानी ने। भारत में भारत के विरोधी अंतर्कलह ने इतना उधम मचाया कि वो वहां सुप्रीम कोर्ट वहां के लोग से पहुंच गए और उन्होंने कहा ये भारत में तो अडानी का विरोध हो रहा है और आप यहां कीनिया में इसको पोर्ट दे रहे हो, वो पोर्ट कैंसिल हो गया। तो समुद्र पर जो शासन करेगा वो विश्व पर शासन करेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के युद्ध की संभावना के बीच भारत के गृह मंत्रालय ने देश भर में एक मॉक ड्रिल करने की घोषणा की है। इमरजेंसी मॉक ड्रिल, युद्ध के समान, युद्ध के दौरान जो स्थिति पैदा होती है उसकी मॉक ड्रिल करने के आदेश तमाम राज्यों को दिए गए। तो ऐसी स्थिति में अब मौका है कि हम ये भी समझें कि क्या देश वाकई तैयार है। भारत की तमाम तरह की शक्ति के बारे में हम टटोलने की कोशिश करेंगे और आज बात करेंगे मैरीटाइम पावर की, जिसमें समुद्री शक्ति भारत की कितनी मजबूत है, इस पर आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान डीके दुबे जी। एक तो ये ड्रिल की घोषणा हो गई है, यानी सरकार एकदम पूरी प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। लेकिन हम समुद्र के क्षेत्र में, भारत पाकिस्तान का जो समुद्री क्षेत्र है उसमें भी बहुत एक्टिविटीज देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो तो बंद कर ही दिया। जो हम इस मैरीटाइम क्षेत्र के हवाले से देखें तो अभी क्या सिचुएशन बनी हुई? देखिए, युद्ध जब होता है ना तो आपके पास जितने रिसोर्सेस हैं सारे रिसोर्सेस एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। फिर उसमें नहीं देखा जाता कि ये सिविल है कि ये डिफेंस का है, किसका है, क्योंकि युद्ध युद्ध होता है। युद्ध में मैं और आप, यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल में ये व्यवस्था दे रखी है, फंडामेंटल राइट वहाँ पर लागू नहीं होंगे। युद्ध समय पर यदि सरकार किसी का आह्वान करती है कि आपको आना है तो फिर वहाँ फंडामेंटल राइट लागू नहीं होते। आप सोचिए, यहाँ तक व्यवस्था है भारत के संविधान में, फंडामेंटल राइट लागू नहीं होते मेरे ऊपर, तो बाकी इकोनॉमिक कॉरिडोर, बिजनेस इंटाइटी, इन पर क्या लागू होंगे। और हमारे देश में हमें ये भी मालूम है कि इंटरनली डिस्टर्बेंस खूब है। आपको याद होगा पहले दिन हम लोगों ने चर्चा की थी और ये कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अंदर के लोग कहीं ऐसा तो नहीं एक नई खिचड़ी पकड़ी हो और ये पहलगाम ये कह के हुआ हो, ये करते हुए हुआ हो कि एकदम भारत सरकार को एसिलरेट कर दो और वो जल्दबाजी में युद्ध कर दे और युद्ध करने पर अंदर जो लोग खड़े हुए हैं वो आपको तैयारी करने का भी समय ना दे, वो खड़े होकर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। वो लोग जो CAA में आत्महत्या करने को तैयार थे, पाकिस्तानी लोगों को नागरिकता देने के लिए पूरा देश बंद कर दिया था, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। इस बात पर हम लोगों ने पहले चर्चा की थी। मुझे लगता है, हो सकता है आपकी हमारी बात का ही सरकार ने संज्ञान लिया हो, नहीं तो सरकार तो बहुत बड़े स्तर पर सोचती। इसलिए मॉक ड्रिल जरूरी है कि अंदर हम युद्ध जैसा वातावरण बनाकर, क्योंकि इसमें सायरन कवर है कि जब एकदम कॉल होगी, इसमें ब्लैकआउट कवर है, इसमें सिविल डिफेंस कवर किया है उन्होंने, इसमें स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण देना कवर किया है, यंग स्टूडेंट मतलब यंगस्टर्स को प्रशिक्षण देना कि युद्ध की स्थिति हो जाए तो क्या कर सकते हैं, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाए जाएंगे, बिल्डिंगें गिरेंगी तो वैसे रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाएंगे, अगर घर में कुछ गड़बड़ हो गया तो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाएंगे, ये पूरा कवर किया है। मतलब मैंने तो भारत के इतिहास में 75 साल में ये ऐसा कभी सुना नहीं। युद्ध होता है वो अपने आप हम लोग करते हैं, लेकिन युद्ध से पहले की ये तैयारी हो। अच्छा, इसको अगर आप समुद्र से लिंक करेंगे तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, पहले ही ये बात गतिविधि सरकार की सामने आई कि हमने उधर सिंध को कवर किया हुआ है और इसी चक्कर में वो तुर्की ने भी अपना एक फुलटचू वहां लगा दिया है डराने के लिए कि भाई हम हैं यहाँ पर। इस मामले में आप कोई ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी जी की ये तैयारियां 2014 के बाद की है। हमने
2 बड़े कॉरिडोर संसार के बनाए, और वो हमने वन रोड वन इनिशिएटिव के खिलाफ बनाया हो, वन रोड वन बेल्ट के खिलाफ बनाया हो, मतलब चाइना का जो विस्तारवादी रवैया दिखाई दे रहा था उसको काउंटर करने के लिए बनाया हो, या किसी और के लिए। लेकिन आज वो आपके लिए लाभ देने वाले हैं। आज आपको लाभ ऐसे देने वाले हैं कि हमने ORO मतलब वन रोड वन इनिशिएटिव के खिलाफ एक कॉरिडोर बनाया जो सीधा यूरोप जाता है, जिसको उधर जाना ही नहीं है। वैसे तो जो रूट है वो हमारा ही रूट है, पाक-और जम्मू कश्मीर से तो हमारे क्षेत्र से निकल रहा है और हमें हमारा उस पर अधिकार होना चाहिए। फिर भी हमने हिंद महासागर से अरब सागर, या मैं कहूँ अरब सागर से हम चाबहार गए, चाबहार का कंट्रोल हमारे पास है, हम उस पर ऑपरेटिव हैं। चाबहार से ईरान में घुसे, ईरान से हम अज़रबैजान गए, अज़रबैजान से फिर हम सीधा रशिया गए, और दूसरा रास्ता या रशिया होकर भी रास्ता जाता है जो यूरोप में घुसता है। अब अफ़गानिस्तान भी अपने को एक्सेस करना है, तो ईरान से सीधा हमने अफ़गानिस्तान बनाया है, उसमें रेल कॉरिडोर भी बना रहे हैं, उसमें सीधा बना रहे हैं फ्लाइट, और वो उसी रूट से, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो हमने रसद सप्लाई की थी वो उसी रूट से सप्लाई की थी अफ़गानिस्तान में, जो जिस रसद सामग्री को पाकिस्तान की आर्मी ने लूट लिया था, और उसके चक्कर में उनका कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। हमारी रसद सामग्री के चक्कर में ही सबसे पहला कन्फ्लिक्ट इनके साथ शुरू हुआ था। ये कॉरिडोर हिंदुस्तान को पूरी जान देता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे पास इस तरह के कॉरिडोर में एक हमने दूसरा कॉरिडोर, यहाँ से सीधा हम जा रहे हैं यूएई से हम जा रहे हैं दुबई, या मैं कहूँ कि सऊदी अरबिया, और अरब जगत में घुस रहे हैं। और हमने अभी तो इजराइल का भी एक पोर्ट पूरा का पूरा ले लिया है, और पीपीपी मॉडल पे। अब ये जो आपका प्रश्न है ना, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात आती है। इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जो पीपीपी मॉडल है, जिस पर अपोजिशन ऊधम मचाता है, बहुत अपोजिशन मतलब आत्महत्या करता है, उसके पास 2 ही 3 विषय हैं, और मुझे लगता है वो 2-3 विषय सारे एकदम सॉल्व हो गए। मोदी जी के अपोजिशन अपने आप खत्म हो गए। पहला विषय इनका जाति जनगणना हॉट इशू था, उसका तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। दूसरा इनका हॉट इशू जो रहता है वो यही वाला है कि भाई आप अडानी अंबानी चिल्लाते रहते हो। अब इस समय जैसे अभी केरला में एक पोर्ट का उद्घाटन किया है मोदी जी ने, डीप सी का, डीप ओशन का। आप सोचो कि अब पीपीपी मॉडल पर अडानी अंबानी आपके लिए वरदान साबित हो रहे हैं इस समय, या अभिशाप साबित हो रहे हैं। अडानी जो पोर्ट डेवलप कर रहा है, उसका इस्तेमाल कौन करेगा? निश्चित तौर पर भारत की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट। इकोनॉमी वो एक सेकेंडरी सेक्शन है, सिक्योरिटी बताइए। निश्चित तौर पर भारत, भाई अब इस समय युद्ध के समय पे इन पोर्टों का इस्तेमाल होना है। यहां से हमारे बड़े बड़े आईएनएस गुजरने हैं, यहां से हमें बहुत काम करना है, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा, विश्व पर जिसने भी शासन किया आज तक, वो मैरीटाइम का महारथी था। इतिहास ये बताता है कि इंग्लैंड अगर पूरे विश्व में गया तो इतना सा इंग्लैंड, और कहते हैं कि अंधेरा ही नहीं होता था उनके जहां जहां शासन था, कहीं ना कहीं दिन रहता था। वो सिर्फ एक उनके पास साधन था, और वो था समुद्र। उसका एक इलस्ट्रेशन भी भारत में है। एक समय क्या हुआ कि समुद्री मार्ग पर जो औरंगजेब के जहाज निकलते थे, उन पर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। और टैक्स वसूली में ये था कि भाई समुद्र हमारा है, और समुद्र हमारा कितना, सारा समुद्र हमारा है, क्योंकि हम तो समुद्र के ही राजा हैं। हम रहते तो लैंड पर इंग्लैंड में हैं, लेकिन समुद्र सारी दुनिया का हमारा है। अब समुद्र हमारा है तो जो जहां जहां से समुद्र गया वहां हम घुस सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो अरब से घोड़े शोड़े और ये सब आता था, वहां अरब सागर पर वो खड़े हो गए और कहा कि इस पर टैक्स दो। औरंगजेब को नागवार गुजरा, उसने कहा हिंदुस्तान अंग्रेज विहीन होना चाहिए, आदेश दे दिया। जो उनकी फैक्ट्री और जहां तक मार सकते हो वहां तक इनको मारो। तो पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज, अब औरंगजेब ने एक ड्रिल टाइप की चला दी, और ड्रिल चलाकर अंग्रेज ढूंढ कर मारे गए। अंग्रेज भागकर टापुओं पर शरण ली।
अंग्रेज सरवाइव भी किया तो किस दम पर किया था? समुद्र के दम पर किया था, और उसने शासन भी किया तो समुद्र के दम पर किया। फ्रांस, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार इसलिए हुआ क्योंकि हिटलर को समुद्र चाहिए था। उसने कहा कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार इसलिए हारे क्योंकि हम लैंडलॉक हैं। उसने ऑस्ट्रिया पे हमला कर दिया, उसने कहा समुद्र का रास्ता मैं खोलूंगा, वो करके, और फिर वो जब समुद्र का रास्ता वो खोल रहा था तो होते होते विश्व युद्ध हो गया। तो समुद्र पर जो शासन करेगा वो विश्व पर शासन करेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। आज अमेरिका भी उसी नीति पर है, आज रशिया भी उसी नीति पर है, आज चाइना भी उसी नीति पर है। वो आर्टिफिशियल टापू भी समुद्र पे बना रहा है, अपने डिफेंस के कमांडे वहाँ पर स्थापित कर रहा है। तो हम पीछे रह गए 75 साल में, ये हमारा दुर्भाग्य था। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि भाई इकोनॉमिकली मैं मान सकता हूँ कि भारत में इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग सरकार नहीं थी, और ये भी कह लीजिए कि करप्शन के रास्ते सरकार ने पीछे खूब खोल रखे थे। 370 या 35 कैपिटल ये करप्शन का ही रास्ता था। ये जो नॉर्थ ईस्ट में तमाम तरह के आर्टिकल बनाए हैं और रास्ते खोले हैं, वो सब करप्शन के ही आर्टिकल रास्ते थे। तो करप्शन के रास्ते खोले थे तो पैसा वहाँ जाता रहा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उनको ये इस बात का एहसास ज़रूर हुआ होगा कि भाई मैरीटाइम में जितना हम कमज़ोर हैं तो हम विश्व शक्ति नहीं बन सकते, इसलिए हमें समुद्र में स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। अब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे करें? तो भारत के व्यापारी को इनकरेज कौन करेगा? भारत के व्यापारियों को इनकरेज किया गया और उन्होंने इन पोर्टों पर काम करना शुरू किया। अदानी नया सहिंसा भारत का और संसार का निकल कर आया। कई देशों में पोर्ट आज वो मैनेज कर रहे हैं। भारत में उनके 4 से ज़्यादा पोर्ट बड़े बड़े हैं। आज वो किसके काम आने वाले हैं? भारत सरकार पीपीपी मॉडल पर उनको अगर बढ़ा रही थी, अगर इसी पीपीपी मॉडल पर कोई ब्रिटिश कंपनी काम कर रही होती तो आपके युद्ध काल में कितने काम आने वाले थे? वो अमेरिकन कंपनी काम कर रही होती, चाइनीज कंपनी काम कर रही होती तो कितने काम आने वाले थे? ये हमारे सहयोगी बन सकते थे क्या? हमारे सहयोगी नहीं बन सकते थे। लेकिन अगर अडानी, अंबानी और किसी के पास ये पोर्ट हैं तो वो हमारे हैं ना, सरकार के हैं ना। सरकार मर्जी उतना इस्तेमाल कर सकती है। अगर हम एयरपोर्टों की बात करें, आपने तो एयरपोर्ट विदेशियों को ही दे रखे थे, आपने तो बंदरगाह सारे विदेशियों को ही दे रखे थे। अगर मोदी जी ने दोबारा उनको भारतीय किया, और भारतीय करने के बाद आज विश्व की ऊंचाइयों पर ये एयरपोर्ट और ये वाटर पोर्ट, ये विश्व की ऊंचाइयों पर खड़े हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं संसार में। युद्ध काल में तो हम इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। इकोनॉमिकली जो आप कह रहे हैं वो भी हम विश्व में इन्हीं के दम पर करने वाले हैं। एक हम 10 डिग्री सी हमने रास्ता साफ किया है, पहले भी था, लेकिन अब हमने उसको बड़ा कर दिया और ये कहा है कि ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ, नॉर्थ ईस्ट हमारा वाला नहीं, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट एशिया के सारे रास्ते खोलेगा। 10 डिग्री सी से हम उधर कुआलालंपुर जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, इधर ताइवान और जापान, ये सब सारा रास्ता खोल दिया। वहाँ हमने पोर्ट ब्लेयर में एक सेकंड कमांड बिठा दिया। वाजपेयी जी के समय पर ही हमने एक सेकंड कमांड बिठाई हुई थी। हमारी फर्स्ट कमांड दिल्ली में बैठती है तो सेकंड कमांड वहाँ बैठती है फोर्स की। ये जो मोदी जी का सागरमाला और ये सारा प्रोजेक्ट ये बता रहा है कि विश्व की शक्ति के रूप में भारत को कैसे स्थापित करना है। धन नहीं है तो भारत के लोग भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, सरकार की, प्राइवेट सेक्टर तो है ही, लेकिन सरकार की तरफ से भी आपने धन की बात की, 3,38,000 करोड़ रुपए पिछले 2014 के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित हुआ है, और ये प्लान 10 लाख करोड़ का है जो विजन 2047 है उसमें। और जो ट्रेड पोर्ट्स के जरिए जो ट्रेड था 2014 के बाद, 2014 से पहले जितना होता था 2014 के बाद पिछले 10 सालों में ये 140% बढ़ा है। यानी सरकार अपने लेवल पे भी एक जबरदस्त इसके लिए काम कर रही है। और हम देख रहे हैं कि विजन ये भी है कि 2047 तक, क्योंकि मोदी सरकार का जितना भी विजन है 2047 के आसपास उन्होंने रखा है। तो यूएस और चाइना के बाद इंडिया ही तीसरी समुद्री ताकत होगी, चाहे वो पोर्ट इकोनॉमी की हो, मरीन इकोनॉमी हो, और चाहे वो नेवल पावर हो। ये एक विजन क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए, एक बात तो इसमें और समझनी चाहिए कि अब हम शिप बनाने लगे हैं। हम अभी तक शिप केवल खरीदते थे या रिसाइकिल करते थे, या उनका ले आते थे, अपना बोट टांगते थे, अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते थे। अब भारत शिपिंग इंडस्ट्री में कूद पड़ा है।
भारत शिप्स बनाने लगा है, वो भले ही अभी हम रशिया के कोलैबोरेशन से बना रहे हों, हम युद्धपोत बनाने लगे हैं, केवल शिप नहीं बनाने लगे, हम युद्धपोत बनाने लगे, हम पनडुब्बियां बनाने लगे। तो ये तो बात तय है कि आप शक्ति जब बनेंगे तो दुनिया के दुश्मन भी आपके खिलाफ खड़े होंगे। तो केवल आपको इकोनॉमी नहीं बढ़ानी, आपको उस इकोनॉमी को डिफेंड करने के लिए भी शक्ति चाहिए। नहीं आप इकोनॉमी बढ़ा लेंगे, जैसा कि अब 9वीं 10वीं सदी में विश्व की 60% इकोनॉमी कवर करते थे, लेकिन आपके पास डिफेंस नहीं थी। परिणाम ये निकला कि हम गुलाम हो गए। तो हम इकोनॉमी बढ़ाना ही केवल ऑब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमी के साथ साथ डिफेंस भी आवश्यक है। और डिफेंस की खास बात है, आज छोड़ दीजिए, किसी भी समय पर ये जो मुस्लिम आक्रांता है, ये सबसे पहले हथियार विक्रेता हुआ करते थे। ये हथियार बेचने भारत में आते थे, तलवारें अच्छी बनाते थे, कुछ और बनाते थे, कटारें बनाते थे, ये भारत में बेचने आते थे। धीरे धीरे इन्होंने भारत को समझ लिया, हमारी डिफेंस को समझ लिया, और धीरे से वो आक्रांता बाद में घुसने लगे। इनके बाद जो युग आया, उस युग में भी हमें सामान ही बेचने आए थे वो। और उसके बाद, मैं उसके बाद कहता हूँ 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएनओ बना, उसके बाद जो पिछले 70, 75, 80 साल में हुआ, वो वही कंट्री टॉप पर हैं जो डिफेंस के एक्सपोर्टर हैं। यूएस की इकोनॉमी काय पे चलती है? डिफेंस पे चलती है। रशिया की इकोनॉमी काय पे चलती है? डिफेंस पे चलती है। चाइना की इकोनॉमी काय पे चलती है? डिफेंस पे चलती है। क्योंकि डिफेंस में 1 रुपए का इक्विपमेंट भी 1 लाख में बिक सकता है, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का कोई रेट नहीं होता। भारत अगर उस फील्ड में नहीं उतरेगा, डिफेंस इकोनॉमी में भारत अगर डिफेंस में नहीं उतरेगा, और भारत स्वयं पहले स्वावलंबी नहीं बनेगा उस विषय पर। स्वावलंबी मतलब हम खुद ही बनाएं, खुद ही चलाएं, खुद ही करें, और हम दूसरों से खरीदते रहेंगे। हम कौन से बहुत बारी बता रहे हैं कि हम कर लेंगे विश्व फतेह। मुझे लगता है जो विजन 2047 है, जिसको हम विश्वगुरु के पद पर बिठाना कहते हैं, केवल विश्वगुरु के पद पर बिठाना नहीं, विश्वगुरु के साथ साथ इकोनॉमी के मामले में भी, डिफेंस के मामले में भी, भारत की सिस्टम के मामले में भी, भारत की अपनी डिफेंस और इंटरनल डिफेंस के मामले में। तो ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण में अमेरिका ने कैसे डेवलप किया, वो मॉडल मुझे लगता है मोदी जी को सही से समझ में आ गया। अमेरिका के अंदर अगर सरकार उनकी 1 लाख करोड़ का बनाती है, तो प्राइवेट कंपनियां 50 लाख करोड़ का बनाती है, और सरकार उन प्राइवेट कंपनियों के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करती है। राफेल क्या फ्रांस ने बनाया? एक कंपनी ने बनाया। कंपनी का कंट्रोल फ्रांस की सरकार के पास है। हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात की, हमारी एजेंसी टू एजेंसी थ्रू गवर्नमेंट बात हुई और हमने खरीद लिया। कल को जो चीज़ें आप यहाँ विकसित कर रहे हो प्राइवेट पार्टनरशिप में, उनका एक्सपोर्ट करना हो तो क्या ये अडानी अपने मन से एक्सपोर्ट कर लेंगे, या अंबानी अपने मन से एक्सपोर्ट कर लेंगे, या कोई भी भारत में जो इक्विपमेंट बना रहा है वो एक्सपोर्ट कर लेगा? वो तो भारत सरकार का फुल डोमेन है। केवल हमने लेजस फेयर की पॉलिसी अपनाई है। इकोनॉमिकली हम मिनिमम इंटरवेंशन करेंगे। इकोनॉमिकली आप क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, इसमें हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल इस बात में है कि हमारी स्ट्रेटजिकली जो वैश्विक स्थिति है, उसमें हमारा दोस्त कौन, दुश्मन कौन, किसको बेचोगे, किसको नहीं बेचोगे। अच्छा, जब आप स्वावलंबी इस विषय में बन जाएंगे, तो आप बताइए कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम नहीं आएगी क्या? ये आज हम 1000 राइफलें बनाते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करें, अगर हम उसमें 3000 बनाने लगे तो हमारी कॉस्ट कम नहीं हो रही क्या? व्यापार भी हो रहा, और हमारे लोग उसमें पैदा कर रहे हैं, उससे हमें टैक्स भी मिल रहा है। तो हो सकता है कि भारत की ज़रूरतें तो फ्री में पूरी हो जाएं, या बहुत मिनिमम बजट में पूरी हो जाएं। जिन लोगों को लगता है कि अडानी बढ़ा रहे हैं आप, अंबानी आप बढ़ा रहे हो, मुझे लगता है या तो उनको विज़न नहीं है, या वो जानते नहीं हैं देश कैसे चलते हैं, या फिर उनके इंटेंशन दूसरे हैं विदेशी कंपनियों के प्रति। वो उनकी जो प्रतिबद्धता रही होगी, या उनकी जो सम्मान कह लीजिए, या जो शब्द इस्तेमाल कर लो, कि आपकी उनके प्रति जो नमक खाया होगा ना, उस नमक को अदा करने के लिए इन पर सवाल बड़ा बार बार खड़े कर दो। ये सब ये लोग कर रहे होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आप जब इस प्रकार के ओशन पर भले ही प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से या पीपीपी मॉडल से ही आप शक्ति अर्जित करते हैं, युद्ध काल में
कोई प्राइवेट नहीं होता, युद्ध काल में सब सरकार होती है। उसका एक इलस्ट्रेशन मैं आपको बताता हूं। चाइना पर कम्युनिस्टों ने कब्जा किया। पुरानी वाली जो नेशनलिस्ट चाइना थी उसकी कंपनी थी, उस कंपनी के शिप और हवाई जहाज अमेरिका में खड़े थे। अब यहां तो सत्ता परिवर्तन हो गया। यहां सत्ता परिवर्तन ने कहा कि ये कंपनी अब हमारी है, जो प्राइवेट सेक्टर की थी। इन्होंने अमेरिका सरकार से कहा कि तुम्हारे पास जो वो खड़े हुए हैं हमारे जहाज और हवाई जहाज, वो हमें वापस चाहिए, हमारी कंपनी है। अमेरिकन सरकार ने चूंकि कम्युनिस्ट सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा था, वो मानते नहीं हम तुम्हारी सरकार है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा था, इसलिए मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉग्निशन, इफ द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड द कम्युनिस्ट चाइना देन यू आर नॉट द क्लेमेंट। तो हमारा शिप, हमारे देश की किसी कंपनी का शिप, हमारे देश का कोई इक्विपमेंट, हमारे देश का कोई हवाई जहाज, कोई फाइटर जेट, जो भी, वो भारत का है। वो भारत में कोई विशेष परिवर्तन ना आए तो अगर वो अमेरिका में है, चाइना में खड़ा है, वो अजरबैजान में खड़ा है, वो रशिया में, वो सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि युद्ध काल में कोई कंपनी नहीं होती, युद्ध काल में सरकार होती है। देश बचेगा तो कंपनी बचेगी। उसका एक इलस्ट्रेशन आपको मैं पेशवाओं के समय पर बताता हूं। जब पहला पेशवा बैठा तो उसके पास पैसे नहीं थे, बाजीराव, उसमें पैसे नहीं थे, क्या करे? तो उसने व्यापारियों से बात करी। और अच्छा, वो पेशवा बैठा ही इस सिचुएशन में गए थे जब सत्ता पूना में सिमट गई थी, सब हो गया था काम। पेशवा जब आया तो बाजीराव ने व्यापारियों से बोला कि भाई देखो, हमें युद्ध करना है और हमें क्षेत्र बचाना है, तुम क्या सहयोग कर सकते हो? तो व्यापारियों ने कहा भाई हम तो सहयोग करने के लिए बैठे हैं। तो उसने कहा कि ये चिंता मत करो कि तुम्हारा कितना खर्चा होता है, उसका भरपाई मैं करूंगा। जिस समय मैं ये दोबारा स्थापित करूंगा उसका पैसा मैं दूंगा और तुमको स्थापित करूंगा। लेकिन आज राष्ट्र को जरूरत है, आज क्या कर सकते हो? तो व्यापारियों ने खजाने खोल दिए, बोले सब आपको दे देंगे, आप राष्ट्र बचाओ। व्यापारियों के ये प्रकरण भी हैं इतिहास में कि व्यापारियों की पत्नियों ने झगड़े किए कि बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। व्यापारियों ने कहा राष्ट्र होगा तो परिवार होगा, राष्ट्र होगा तो बच्चे होंगे, हम स्वतंत्र और स्वायत्त होंगे तो सब ये बन जाएगा। लेकिन हम स्वतंत्र और स्वायत्त नहीं होंगे तो इसको लुटेरे भी लूट ले जाएंगे। मैं इस धन का, इसकी सुरक्षा भी नहीं कर सकता। जो इस राष्ट्र की सुरक्षा करेगा तो मेरे धन की सुरक्षा होती है। इसलिए ये राष्ट्र का धन है, मेरा नहीं। इस राष्ट्र में मैं बैठा हूं, इसलिए मैं इस धन पर काबिज हूं। ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो ये धन कहां से रहेगा? इसलिए सारे खजाने खोले। बाजीराव ने ऑपरेशंस किए, उसने बड़ा साम्राज्य बनाया, फिर व्यापारियों को दोबारा एस्टेब्लिश किया। अब बाजीराव अगर दोबारा व्यापारियों को एस्टेब्लिश कर रहा था, अडानी और अंबानी को, मतलब कोई ना कोई व्यापारी रहा होगा, उनको एस्टेब्लिश कर रहा था। राहुल गांधी जैसे या अपोजिशन जैसे लीडर उस समय होते तो ये विरोध करते कि तुम खुद क्यों नहीं कर रहे, इनसे क्यों करवा रहे, इनका धन क्यों इस्तेमाल कर रहे और इनको बढ़ा क्यों रहे? क्योंकि व्यापारी को, भारत के व्यापारी को बढ़ाकर खड़ा करेंगे तो वो भारत के काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और वो भारत का धन है, प्राइवेटली उसका मैनेजमेंट उसके पास होगा। लेकिन जिस समय डिफेंस का नंबर आएगा, जिस समय युद्ध का नंबर आएगा, उस समय वो सारे पोर्ट आपके होंगे, वो सारे जहाज आपके होंगे, वो सारी कंपनियां आपकी होंगी। आप उस समय इमरजेंसी की जब पावर इस्तेमाल करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, उस समय वो सब कुछ आपका होगा जो आज कोई इंडिविजुअल उस पर बैठा हुआ। तो उसको बढ़ाकर खड़ा करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को निभाना चाहिए था। चाइनीज कंपनी के बजाय भारतीय कंपनी को बढ़ाकर। पास उदाहरण है, मुंद्रा जो पोर्ट है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल हब है। और हमने देखा कि उसका फायदा अंततः भारत के व्यापारी को होना है। भारत के व्यापारी को होगा तो आम लोगों को होगा, निश्चित तौर पर अंततः भारत की इकोनॉमी को होगा। ये चीज वाकई समझने की है। और जो स्थिति आज बनी, ये तो युद्ध काल तो है ही, लेकिन युद्ध कब तक रहेगा पाकिस्तान से? असली युद्ध चाइना से है। और चाइना से भी वो कन्वेंशनल वॉर नहीं है, वो इकोनॉमिक वॉर ही है। चाइना ने पूरे साउथ चाइना सी से लेकर, और जो उसकी नीतियां हैं, जैसे कोलंबो में पोर्ट बना दिया, कोलंबो में पोर्ट बनाया, पैसा दिया, कोलंबो में पोर्ट में दिया, अब कर्ज वापस नहीं दे पा रहे तो वहां पर फिर टिक भी गया,
वहाँ वो अगले 100-150 साल के लिए, और अफ्रीका में भी कुछ इस तरह की कर्ज की नीतियां जो है चीन की। तो ऐसी स्थिति में भारत को भी एक ये जो अभी जो स्थिति है उससे कई गुना ज्यादा तेजी से या उससे कहीं शक्ति से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो पोर्ट्स की जो पॉलिटिक्स कह लें इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर एक बेजरूरत एक शक्ति की, मतलब एक पावरफुल नेशन की जो जरूरतें होती हैं उनमें से एक एसेंशियल एसेट कह लें, इसमें निश्चित तौर पे हमें कुछ नई चीन से सीखना चाहिए या फिर हमें कुछ नया करना चाहिए। देखिए, नया सीखने और करने की बात तो ये है कि कीनिया में एयरपोर्ट ले लिया अडानी ने। भारत में भारत के विरोधी अंतर्कलह ने इतना उधम मचाया कि वो वहां सुप्रीम कोर्ट वहां के लोग से पहुंच गए और उन्होंने कहा ये भारत में तो अडानी का विरोध हो रहा है और आप यहां कीनिया में इसको पोर्ट दे रहे हो। वो पोर्ट कैंसिल हो गया, एयरपोर्ट। आप सोच लिए कि भारत की कंपनियां, आज अडानी जैसी कंपनियां, ये विश्व के बहुत बड़े बड़े पोर्ट मैनेज कर रही हैं, एयरपोर्ट्स मैनेज कर रहे हैं, और ये भारत की शक्ति है और ये भारत के ही काम आने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भारत के काम आने वाली। ये जो हमने 2 दिन पहले एक अफ्रीकन राष्ट्रपति को $200 मिलियन का डिफेंस क्रेडिट दिया है, अंगोला, भाई यही नीति तो यूएस अपनाता है, यही नीति तो रशिया अपनाता है, यही तो चाइना अपना रहा है। तो फिलहाल आज की जो मैं बात कर रहा हूं, यूएनओ बनने के बाद समुद्री क्षेत्र, हवाई क्षेत्र और टेक्नोलॉजी, ये 3 वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जिसका कब्जा होगा अंतरिक्ष सहित, वो विश्व पर राज्य करेगा। अब इसको अंबानी से जोड़कर देखते हैं। ये जो ब्लू इकोनॉमी है ना, इस पर भारत कितना खरा है। अरे भारत ने 54 काम नहीं किया ब्लू इकोनॉमी पे। हमने तो खनन अपने यहां अंदर करना ही नहीं सीखा, समुद्री खनन तो बहुत दूर की बात है। हमने समुद्री खनन कौन सा किया? समुद्री खनन जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो सेतु समुद्रम बना रहे थे, राम सेतु तोड़ रहे थे। हमारा खनन भी अगर शुरू कहीं हो रहा है तो वो राम सेतु तोड़कर हो रहा है कि राम सेतु तोड़कर वहां से कॉरिडोर बनाएंगे। आप सोचो, इससे ज्यादा ये नहीं सोच सकते। ये सोच सकते हैं जो भारतीय मस्तिष्क से नहीं बैठे, जिनकी निष्ठा या इसको दूसरे शब्दों में करो, जो भारत भूमि को देवभूमि नहीं मानते। देवभूमि मानते हैं वो सऊदी अरेबिया को, देवभूमि कोई मानता है बेथलेहम को। जो भारत को अपनी देवभूमि नहीं मानते और सत्ता में बैठ जाएंगे, उनका रवैया ये रहता है कि भारत की आस्था जिस पर है, भारत के महापुरुषों का काम जिस विषय पर है, भारत में जो इतिहास विश्व का गुरु बता रहा है, उसको कैसे तोड़कर उसके निशान खत्म कर दिए जाएं। ये भारत का खनन है, समुद्री खनन। आज अडानी, अंबानी समुद्री खनन का महारथी है भारत का। समुद्री खनन में हम पेट्रोल और डीजल भी जितना निकाल पा रहे हैं उतना निकाल पा रहे हैं, एनर्जी सप्लाई जितनी कर पा रहे हैं। समुद्र के अंदर के खनन पे तो हमने कभी काम ही नहीं किया। उस पर अगर कोई काम कर रहा है, ये जो जिस समय हम ये तेल की खोज करते हैं और ये करते हैं, ये समुद्री खनन अंदर तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। समुद्री खनन हमने कब किया था? पिछली बार समुद्री खनन किया था जब हमने समुद्र मंथन किया था। ये समुद्र मंथन क्या है भाई? जो भगवान ने किया समुद्र मंथन, वो समुद्री खनन ही तो था। उसी में से तो अमृत निकल रहा है, हीरे निकल रहे हैं, जवाहरात निकल रहे हैं, देवता निकल रहे हैं, तमाम चीजें। उस पर हमने कभी काम नहीं किया। उस पर भारत की इकोनॉमी टिकी हुई थी। अंबानी का योगदान उस विषय पर, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सूखी ड्राइड फील्ड पर और भारत उनको एक्सप्लोर कर पा रहा है, तो बताइए क्या भारत के मैरीटाइम पर या भारत के समुद्र पर अमेरिका को खनन करवाएं जो ये करवाते थे चाइना को बुलाकर? क्या हम किसी दूसरे कम्युनिस्ट कंट्री को बुला लें? क्या हम अपने दुश्मन देशों को बुलाकर यहाँ खनन करवाएं? ये विषय जो अडानी अंबानी से मोदी जी करवा पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के सम्मान में और उनकी लॉन्ग टर्म मानसिक स्थिति 2047, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी का परिणाम भारत के व्यापारियों का सहयोग है। इनका विरोध मत करिए।
ये खाएंगे 2 ही रोटी। इनके नाम पर आप कह सकते हो कि ये 16 लाख करोड़ लिखे हुए हैं, 75 लाख करोड़ लिखे, 1 लाख करोड़ लिखे हुए, नाम पर लिखे हो सकते हैं। ये भारत का पैसा है, जब भी आवश्यकता पड़ेगी ये भारत इस्तेमाल करेगा। और ये रोटी 2 ही खाएंगे, बड़ी बड़ी कारों में घूमने के अलावा कुछ लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय होने के नाते ये सारी संपदा भारत में रहेगी। कोई ना कोई मैनेज करेगा तो उनके बच्चे मैनेज करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यूं तो इंडिया और पाकिस्तान की मैरीटाइम यानी मरीन पावर के बीच तुलना करना ज्यादती होगी, लेकिन फिर भी तुलना करें तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें इसके अलावा 200 से ज्यादा मीडियम पोर्ट्स हैं और यहां पर 1.3 बिलियन टन कार्गो जो है वो इन पोर्ट्स के जरिए बिजनेस होता है। साइज आपको देख के समझ में आ रहा है। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 मेन पोर्ट्स हैं और वहां उन 2 मेन पोर्ट्स पर जो फिलहाल जितना बिजनेस होता है वो 150 मिलियन मेगा टन का ही होता है। यानी ये तब है जब चीन पाकिस्तान के पोर्ट्स को डेवलप कर रही है और उन पर पैसे वहां पर जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट कर रही है। ये गैप इतना बड़ा है भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन इसके अलावा भारत अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है, उसमें 3.8 लाख करोड़ यानी 3,80,000 करोड़ खर्च करके अब तक पिछले 10 सालों में जितने भी पोर्ट्स हैं उनको अपग्रेड किया गया है, उनको वर्ल्ड क्लास बनाया गया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, अपग्रेड किया गया है। और अब भारत में जो दुनिया भर के जो मेगा शिप्स हैं, कमर्शियल मेगा शिप्स हैं, अब वो भारत में डॉक कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो भारत के पोर्ट्स थे वो इस तरह की इक्विप्ड नहीं थे। जो तिरुवनंतपुरम में जो विजनजेम जो पोर्ट अडानी ने यहां पीपीपी मॉडल पे डेवलप किया है, ये भी उसी का एक बड़ा उदाहरण है। पहले जो मेगा शिप्स थे दुनिया भर के वो श्रीलंका जाते थे या सिंगापुर जाते थे और वहां से फिर छोटे शिप्स में माल भारत आता था। अब सीधे विजनजेम पोर्ट पर जो कि अडानी ने डेवलप किया है वहां पर ये मेगा शिप्स आ पाएंगे। तो ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमी में अपनी मैपिंग करने में भारत कामयाब हो चुका है। अब यह है कि टॉप पावर्स में कैसे शामिल हुआ है। इसके लिए भारत ने हाल ही में 360 एमओयूज साइन किए थे, जिससे जो कि अपने आप में बिगेस्ट मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट साबित हुआ था। इसके जरिए 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया गया है, जो कि अब यहां पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अपनी भारत की जो पोर्ट्स हैं इनको डेवलप करने में। इससे ना सिर्फ भारत की जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है पोर्ट्स की मामले में वो खड़ा होगा, एक दुनिया के मैप पर भारत एक बड़ी मरीन पावर के तौर पर स्थापित होगा, बल्कि इससे लाखों जॉब्स भी पैदा होंगी। आप सोच सकते हैं कि ट्रेडिंग बढ़ेगी तो ना सिर्फ पोर्ट्स पर, इससे जुड़ी हुई जितने भी तमाम काम हैं उनसे जुड़े कामों में जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी, बल्कि भारत के अंदर जो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी उससे भी जॉब्स का क्रिएशन होगा। जैसे मैंने कहा कि 360 में एमओयू साइन हुए थे, इसमें 11 प्रोजेक्ट पर फिलहाल काम चल रहा है। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन भी एक तरीके से पोर्ट्स पे किया जा रहा है। इसमें भी 3,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हाइड्रोजन हब्स बनाए जा रहे हैं पोर्ट्स पर, ताकि जिस तरह की जो बातें भारत ने जो दुनिया भर में जो एक तरह से क्लाइमेट चेंज के खिलाफ मुहिम चल रही है उसमें भारत की अग्रणी भूमिका रही है। यूएस हो, यूरोप हो या फिर तमाम देश हो, चीन तो खासतौर पर, ये लोग क्लाइमेट चेंज पर बातें जरूर करते हैं, लेकिन उसके जो जरूरी ये कहें कि इसको रोकने के जो जरूरी कदम है वो सिर्फ भारत ने उठाए हैं। इसी कड़ी में ग्रीन हब्स बनाने की बात भी भारत सरकार कर रही है। यानी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मरीन पावर पर भारत तैयार कर रही है, उसको खड़ा कर रही है। इससे आप अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अभी भी भारत का जो 90% ट्रेड है वो इसी पोर्ट्स के जरिए होता है। यानी वॉल्यूम आप समझ सकते हैं, देश भर में जो 90%
ट्रेडिंग होती है, सामान आता है, वो इन्हीं पोर्ट्स के जरिए आता है। इससे आप इसकी जरूरत भी, इसका साइज भी, और आने वाले दिनों में अगर पोर्ट्स डेवलप होते हैं तो इससे भारत की इकोनॉमी और भारत के ट्रेड पर कितना फर्क पड़ेगा उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स देख रहा था कि जो पोर्ट्स बन भी रहे हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी और ब्लू इकोनॉमी के हवाले से जो भारत सरकार काम कर रही है, उसमें जैसे भारत ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जो बहुत सारे वायदे कर रखे हैं, यूएस नहीं मान रहा है और जो यूरोप नहीं मान रहे, लेकिन भारत ने वो टारगेट भी अचीव किया है। उसी क्रम में पोर्ट्स को भी कार्बन न्यूट्रल करने के लिए बहुत जबरदस्त काम भारत सरकार कर रही है। और इसमें इसके अलावा क्रूज टूरिज्म है, जिसमें 25 क्रूज टर्मिनल्स को डेवलप करने की बात है। शिप बिल्डिंग लीडरशिप, जो आपने शिप बिल्डिंग की बात की थी, उसमें टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन में ग्लोबली इसको पोजीशन करने के लिए तैयारी हो रही है। शिप रिसाइकलिंग में भारत दूसरे नंबर पर है, बांग्लादेश अभी किसी तरह इसमें नंबर 1 पर है, इसको आगे। और वाटरवेज एक्सपेंशन कुछ इस तरह की, जैसे हमने देखा कि जो गंगा नदी से होते हुए ट्रेड जो है, और वो अगर हमें उसे मुंद्रा पोर्ट को जोड़ना है तो उस तरह के रास्ते भी निकाले जा रहे हैं, नदियों को भी वाटरवेज में जोड़ने की। आपने काम नहीं किया। अंग्रेजी शासन के दौरान ये जो कोलकाता का हावड़ा ब्रिज बना हुआ है फोल्डेबल, ये इसलिए बनाया गया था कि समुद्र के रास्ते तक फर्रुखाबाद तक हमारे पास चाल थी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद तक शिप वहां से आते थे। फर्रुखाबाद में एक स्थान है बिसराते, वहां बहुत गहरा पानी है और वहां पर एक ट्रेड हब बना हुआ है। और कानपुर उस समय का अंग्रेजों के द्वारा विकसित किया हुआ सबसे बड़ा मैनचेस्टर या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। वो गंगा के रास्ते से कानपुर से 150 किलोमीटर दूर फर्रुखाबाद तक ट्रेड होती थी। अभी तो वहां नाव चलना मुश्किल है। इसको आगे एक्सपेंशन करना था सरकार को। 47 के बाद सरकार ने एक्सपेंशन ऐसा किया कि वो मुझे नहीं लगता कि हावड़ा ब्रिज भारत मतलब सत्ता परिवर्तन के बाद कभी उसका उपयोग भी हमने किया होगा इन विषयों पर। थोड़े दिन होता रहा तो होता रहा, लेकिन अभी आपको याद है मोदी जी ने एक उद्घाटन किया है एक टूरिज्म शिप का। वो प्रयाग से चलेगा और फिर होते हुए असम जाएगा और असम से फिर वापस आएगा, बांग्लादेश के पोर्टों पर भी जाएगा। ये तो विज़न आपका होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत में जितने प्रकार के संसाधन हैं, वो नदियां हैं, वो भारत की वायु है, भारत की मृदा है, भारत का समुद्र है, इनका सबका उपयोग करेंगे। जब आप सभी विषयों पर टॉप पर होंगे तब विश्व गुरु बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। बहरहाल अब युद्ध के काल में इस तरह की चर्चा, मुझे लग रहा है कि चर्चा भी हो रही है, और शायद सरकार को भी जब इस एस्पेक्ट से बातें होती हैं, हम लोग भी बात करें। आमतौर पर इस तरह की मैरीटाइम पावर पे हमने देखा कि मीडिया में बातचीत कम होती है, लेकिन सरकार शायद उससे कहीं ज़्यादा तेजी से सोच भी रही होगी, काम भी कर रही होगी। और जो पोर्ट इकोनॉमी, जो जिसको कहें कि मैरीटाइम इकोनॉमी के हवाले से जो इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं न्यूज़ के जरिए या फिर सरकार के जरिए जो आंकड़े आते हैं, उसमें अभी तक तो स्थिति संतोषजनक नजर आती है। काम कम हुआ था, लेकिन अब आगे काम तेजी से होगा, इस बात की उम्मीद। इस पर मैं 2 मिनट आपके लूंगा। डिफेंस के पर्पज से 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सैटेलाइट जो दिखता नहीं नीचे से, और एक मैरीटाइम जो दिखता नहीं ऊपर से। आप मैरीटाइम में चले जाइए, सब जो आपका हिमालय है उससे 3 गुना गहरे समुद्र हैं, और वहां से आप पनडुब्बी निकाल कर ले जाइए, किस देश में आप घुसेड़ दो और वहां से आप हमले कर दो, कुछ नहीं कह सकते। मतलब मैरीटाइम और सैटेलाइट, इन दोनों पर भारत इस समय कॉन्सेंट्रेटेड है, जो विश्व में आपकी शक्ति को पहचानने के लिए। और मरीन पावर निश्चित तौर पर अब जो उम्मीद, जैसे हमने कहा कि उम्मीद ये है कि जिस तेजी से चर्चा हो रही है उससे कहीं ज्यादा तेजी से इस पे काम हो, और आगे क्या डेवलपमेंट इसको लेकर होगा, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।